नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की बात लंबे समय से चल रही है और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म कलाकार और बुंदेलखंड की शान आरिफ शहडोली। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आरिफ जी, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, ये सपना, ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ, आपको कहाँ से आया? बुंदेलखंड फिल्म उद्योग मैंने इसका नाम इसलिए दिया कि मेरा शुरुआत से जो काम रहा है बुंदेलखंड में, जो भी मैंने काम किया है, रंगमंच भी करता था, तो हमारा जो रंगमंच होता था वो कैरियर ओरिएंटेड होता था। अगर कोई उसे कैरियर के तौर पे अपनाना चाहता है तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसी का परिणाम था, कुछ लोग मंडी गए, बाहर ट्रेनिंग भी की कुछ कलाकारों ने, और आज फिल्म इंडस्ट्री में वो काम भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं स्वयं ट्रेंड हुआ भारतेंदु नाट्य अकादमी के माध्यम से और 3 महीने एफटीआईआई पुणे जाने का अवसर मिला। अभी पिछले और फिर उसके बाद जो झांसी में गतिविधियां चली, जैसे मणिरत्नम सर की रावण फिल्म शूट हुई, यहाँ मैं घर घर खेली शूट हुई, तो उससे लोगों को रोजगार मिला। तो मुझे लगा कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग अगर हम प्रयास करें तो यहाँ रोजगार के संसाधन पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि जब ओमकारा की रेकी के लिए विशाल भारद्वाज जी को लेकर मैं कगर कचनेऊ गांव जो बंगरा ब्लॉक के पास गया है, तो वहां जब उन्होंने यहाँ की पहाड़ी को देखा तो बोला, देखिए ये बिल्कुल हॉलीवुड टेक्सचर है, ब्राउनिश पहाड़ियां हैं यहाँ पर जो हॉलीवुड से मेल खाती हैं। और उसी का परिणाम था कि आप रोलैंड जेफी 3 महीने के लिए जोश हॉर्नेट जैसे हॉलीवुड के एक्टर को लेके ओरछा ग्वालियर में उन्होंने शूटिंग की। तो औद्योगिक संभावनाएं तलाशने के लिए हमने जो है बुंदेलखंड फिल्म उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं और अब बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि उनको क्यों ना एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, जो हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, मार्गदर्शक हैं, जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में भी रोजगार कैसे पैदा हो फिल्म के माध्यम से, उस पर हम लोगों ने प्रयास किया। तो उसका नाम हमने बुंदेलखंड फिल्म उद्योग नाम दिया और उसके तहत आदरणीय हमारे जब आप बात जी करते हैं बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की, तो यहाँ का अगर माने तो सबसे बड़ा शहर झांसी है, लेकिन वहां भी होटल्स के नाम पे 2 बड़े होटल हैं। जो लोकल सपोर्ट चाहिए वो आप कैसे देंगे? जो बाहर से फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनको आप लोकल सपोर्ट कैसे मुहैया कराएंगे? जो उन्हें चीजें चाहिए, होटल्स चाहिए या ट्रेवल करने के लिए साधन चाहिए, इस प्रकार की चीजें। दूर दराज के गाँव में अगर जाते हैं तो अगर लेट नाइट शूट भी करते हैं तो वापस तो उन्हें ग्वालियर ही जाना पड़ेगा रुकने के लिए, किसी, क्योंकि यहाँ बड़ा कोई 5 स्टार होटल नहीं है। नहीं, यहाँ ओरछा में काफी अच्छे होटल हैं और ओरछा उनकी पहली पसंद होता है, क्योंकि ओरछा का जो अभी जो आर्कियोलॉजी जो टेक्सचर है, सबसे बड़ी बात है वहाँ तार नहीं है। जो अभी भी वहाँ के जो मंदिर हैं उसमें तार नहीं, जो जयपुर में जो खासियत है, जयपुर की तरफ राजस्थान में, वही खासियत ओरछा के टेम्पल में है। और वहाँ पर जैसे अच्छे होटल भी हैं ओरछा में, तो लोग अमूमन ओरछा स्टे करते हैं, क्योंकि 2 बड़ी रावण फिल्म जिसमें मणिरत्नम सर आए थे, उसमें अभिषेक बच्चन थे, आपके साउथ के सुपरस्टार विक्रम थे, सब वहाँ के जो ओरछा का होटल है अमर महल में ही ठहरे थे। तो पहली बात तो फिल्म मेकर आएगा क्यों? वो फिल्म मेकर तब आता है जब उसका बैकड्रॉप यहाँ का होता है। क्योंकि अगर रावण का बैकड्रॉप जो था वो लाल माटी गांव उन्होंने दिखाया था। लाल मिट्टी हमारे बुंदेलखंड की खासियत है। अगर आपने देखा होगा लाल मुर्म के पहाड़ जो होते हैं, जिसके मेला वगैरह में बिछाने के काम आते हैं, वो मिट्टी जो है बिछाई जाती है मेले में, लखनऊ वगैरह भी जाती है यहाँ से। और पहाड़ के कटाव आपने देखे होंगे, जगह जगह पहाड़ काटे गए हैं, वो मुर्म है।
बहुत अच्छी मुहिम होती है। तो उन्होंने लाल माटी और बैकड्रॉप मध्य प्रदेश लिया था। तो जब फिल्म मेकर को बैकड्रॉप अच्छा लगता हेलो, जी जी आयुष जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। तो फिल्म वाले जो है अपने हिसाब से स्थितियां क्रिएट कर लेते हैं। जी फिल्म वालों की सबसे बड़ी खासियत होती है वो निर्माण अपने आप करते हैं। कभी आप जाएंगे, ओरछा जाएंगे तो वहां की जो छतरियां हैं, जी जो आज वहां बगीचा आप देखते हैं, वो हॉलीवुड की फिल्म में वो बगीचा बनाया गया था और उन्होंने वैसे ही वहां छोड़ दिया। तो आज वो एकदम गार्डन की तरह दिखता है। हाँ हाँ। आपको लगेगा आर्कियोलॉजी वालों ने ये काम किया है, लेकिन उस समय क्योंकि महल दिखाना था, महल में पौधे होंगे, फूल होंगे, पेड़ होंगे, तो वो निर्माण किया था। इसी तरह ओरछा का जो कंचन घाट है, वहां पर बहुत उबड़ खाबड़ था। तो हम्म। मेले का सेट लगाया था मणि सर ने रावण फिल्म में, तो उसे पूरा समतलीकरण किया गया था। आज वही कंचन घाट बहुत अच्छा सुंदर दिखता है आप जब जाएंगे उस जी घाट पे। तो फिल्म वाले अगर उन्हें पसंद आ जाए जगह, तो मेन होता है कि आप मार्केटिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं और आप उनको भरोसा कैसे दिला सकते हैं। अगर फिल्म मेकर को एक बार भरोसा हो जाता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें कोऑपरेट करेंगे, तो वो आते हैं। और ये दो बड़ी बड़ी फिल्में थी जिनमें मैं जुड़ा रहा। हॉलीवुड की रोलेंड जेफी की जो द लवर के नाम से यूट्यूब में भी उपलब्ध है, कभी देखिएगा। तो ओरछा को इतना सुंदर किसी ने नहीं पिक्चराइज किया। जो वो द लवर फिल्म में बनी सिंगुलरिटी के नाम थी, लेकिन बाद में उसका नाम बदल दिया गया और पुरानी सभ्यता ओरछा को दिखाया गया है। तो फिल्म उद्योग के तो ही अंतर्गत अपने आपने हिसाब से जो है पूरी स्थितियों को ढालता है। फिल्म उद्योग के अंतर्गत आपने अभी कुछ दिनों पहले 7 दिवसीय एक फिल्म मेकिंग वेबिनार करवाया था। कैसा अनुभव रहा वेबिनार का? क्या उससे लोगों को सीखने को मिला? ये हमारे मुंबई में चिरगांव के निवासी और भारतेंदु नाट्य अकादमी के वरिष्ठ जीएस रंजन जी मुंबई में इस समय है। उनका काफी अध्ययन है कला साहित्य पे। तो उनसे मेरी वार्ता हुई और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है वो। तो उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि पहले तो हम लोगों ने 150 लोगों को लगभग बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पे हम लाइव लेकर आए पिछले लॉकडाउन में। जी और इस लॉकडाउन में हमने कहा कि क्या किया जाए। तो इस लॉकडाउन में हमने सोचा नहीं, एक वर्कशॉप लगाते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत 7 दिवसीय फिल्म मेकिंग कार्यशाला का आयोजन हम लोगों ने किया, जिसमें जो हमारे 150 लोग आए थे लाइव, उनमें से हम आदरणीय कुलदीप सिन्हा जी जो झांसी के हैं और सीईओ रहे हैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में, और एफटीआईआई से एडिटिंग में पास आउट हैं और इस समय सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं। वो झांसी के हैं और मैं जब पैदा नहीं होता तब के वो एफटीआईआई के पास आउट हैं। तो हमारे ये था कि पुराने जो हमारे मार्गदर्शक हैं जो मुंबई में रह रहे हैं और झांसी या आसपास से बुंदेलखंड के, उनको लेकर आए। तो उस ट्रेनिंग में हम उनको लेकर आए कि आप आइए और मार्गदर्शन कीजिए। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि उसमें क्या है, बुंदेलखंड के लोग तो जुड़े जुड़े, उसके अलावा बिहार के भी, क्योंकि अब ये तो जूम या गूगल मीट इतने हाईटेक हैं कि कहीं का व्यक्ति जुड़ सकता है। तो इस तरह लगभग 21 लोग उसमें प्रतिभागिता किए और बड़ा और एक से बढ़कर एक टैलेंटेड थे। और वो एक तरह से कार्यशाला न कह के आपसी मेल मिलाप आप कह सकते हैं, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। उनके पास जो ज्ञान था उन्होंने बताया और जो हमारे सीनियर आए उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे नरेंद्र सिंह जी को लेकर आए जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पर लघु फिल्में बनाई हैं, जैसे गुल्ली डंडा
उनको भी लेकर आए। तो उन्होंने पूरा जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस होता है पीपीटी के माध्यम से समझाया, और मैं भी आपको भी भेजूंगा, आप भी देखिएगा उसे। बहुत जी जी। बाकायदा उन्होंने प्रोसेस के तहत समझाया। तो वो भी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। तो हमारा ये रहा कि जो लोग लाइव आए थे उनको अब हम एज ए ट्रेनर लेकर आए, ताकि नई पीढ़ी जो है उनसे रूबरू भी हो सके। हम हमेशा ये होता है कि हमारा हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत से हमारे सीनियर है जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम खुद नहीं जानते वो कौन है। लेकिन अब इस माध्यम से हमें पता चला, तो हम उन्हें भी अपने बीच में मार्गदर्शन के लिए लेकर आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और अभी आदरणीय जीएस रंजन जी दूसरी भी वर्कशॉप लगाएंगे, और इसके अलावा हम अभी कुछ एक गांव चलचित्र मेला ऑनलाइन ये भी शुरुआत करने जा रहे हैं, अच्छा जिसमें आरिफ जी, गांव गांव बात करें खेत और आज जब मैंने खलियान अपने की, जानने वालों से गांव पूछा, बात करें किसान की। आज जब मैंने अपने जानने वालों से कहा कि आज मैं शाम को आरिफ शेडोली का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के मुद्दे पर ही बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो, अब कई लोगों ने कहा, अब ये उनकी अपनी सोच हो सकती है कि ये तो वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि उनका मुंबई में और नाम बने, तो इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये भी एक नहीं नहीं, तो नो डाउट, आप विवेकानंद जी ने कहा है कि नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। अगर ये मैं कर रहा हूं, इससे मेरा ज्ञान रिच होता है, और जब मेरा ज्ञान रिच होता है तो मेरे आसपास के जो लोग जुड़े होते हैं उनका भी ज्ञान रिच होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, तो अब जो लोगों तक बात जाएगी, जो बातें मैंने बताई है उन तक ये बातें पहुंचेंगी आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वार्थी होना दो तरह का होता है, कि एक अब होता है कि हम ध्यान ही न दें। एक जैसे मैंने ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल जब मैं बीएनए गया था भारतेंदु नाट्य अकादमी, बहुत से लोगों ने कहा था कि अरे ये तो इसीलिए ट्रेनिंग देते थे, इनको तो ट्रेनिंग ले वहां बीएनए में जाना था, एफटीआईआई में जाना था। तो ये आरोप लगता है, लगा भी, लेकिन जब मैं लौट के आया, जो मैंने सीखा था उसकी मैंने एग्जीबिशन लगाई। मैंने कहा जो मैं सीख के आया हूं आप देखिए, ये मैंने सीखा है, आप भी सीखिए। तो हमने उस दौरान जो है अभिनय गुरुकुल बना के लोगों को रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बाकायदा एक दीक्षांत समारोह भी किया था। और फिर उसके बाद जैसे आदरणीय भाई मेरे देवदत्त बुधोलिया, जो मुझे आता है, जैसे मैं बीएनए में सीखा तो वो उन्हें भी आता है। मैंने एक आए थे बहुत साल पहले, एक आए थे, उनसे मैंने एक रजिस्टर मांगा था कि ये रजिस्टर मुझे दे दीजिए। वो एनएचडी पास आउट थे, उनके नोट्स थे, तो उन्होंने वो रजिस्टर मुझे नहीं दिया। मैंने उस दिन तय किया कभी भी मुझसे कोई मांगेगा कुछ भी, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे बड़ा दुख लगा था कि ये साहित्य जो है वो मुझे नहीं दिए। और आपको बता दूं, झांसी में एक से बढ़कर एक मतलब ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे शाहिद भाई हैं, पटकथा लेखन का कोर्स उन्होंने किया था अम्बाला छावनी से। मैं आपको बताऊं, उन्होंने उनको उस समय उनको कोर्स पड़ा था 16,000 रुपए का। उस कोर्स में बाकायदा ऊपर लिखा था कि ये किसी को ना पढ़ाएं, किसी को ना दें, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। और आपको बताऊं, उस समय क्योंकि फोटोकॉपी के उतना फोटोकॉपी प्रचलन में नहीं थी, पूरा इतना मोटा नोट्स मैंने पूरी के पूरी उसमें लिख लिया था, एक रजिस्टर में। और जब मैं बीएनए जा रहा था तो देवदत्त को मैंने कहा ये रजिस्टर तुम फोटोकॉपी करा लो। तो देखिए, नॉट यू बट मी, इसीलिए करते जाना है, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। अगर मैं कुछ ना करता तो क्यों कोई कहता? सही बात जब है। मैं कर रहा हूं तभी ना कोई कहेगा। और वो जो कह रहे हैं मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक, ये भी मैं जानता। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के अंतर्गत हम पहला प्रोजेक्ट या पहली फिल्म हम कब तक देख सकते हैं? कोई ऐसी फिल्म जिसे पूरी तरीके से बुंदेलखंड के लोग ही, देखिए, हम प्रेरित करेंगे जी। अच्छा। मैं तो जैसे एज ए एक्टर, एज ए राइटर जो है, हम प्रेरित करेंगे, हम माहौल बनाएंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे, और हमारे जो हम मार्गदर्शन लोगों को दिलाएंगे, अवसर मिलेगा तो हम भी प्रयास करेंगे। तो अभी जैसे बहुत से हमारे, चाहे दमोह में हो, चाहे नौगांव में हो,
जगह जगह जो हमारे साथी हैं वो छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं, बड़ी फिल्मों के लिए भी वो प्रयासरत हैं। जैसे ही माहौल बनेगा अच्छी फिल्में अपने आप बनने रहेंगी। आदरणीय राजा भाई ने बहुत प्रयास किया है, प्रथा जैसी फिल्म बनाई है। बहुत से लोग कहते हैं बुंदेली सिनेमा प्रथा किसने भरमाया मेरे लखन को। बहुत से लोग जाके श्याम बेनेगल साहब की समर देख सकते हैं, जिसमें जो है सागर में शूटिंग हुई है, उसमें बुंदेली का भी प्रयोग किया गया है भाषा का। तो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम ही है, ना ना। मैं बहुत से लोग काम कर रहे हैं और फिल्में बनी है, अच्छी फिल्में बनी है जिनमें बुंदेली भाषा का उपयोग हुआ है। और अभी मैं आपको बता दूं, एज ए एक्टर मैंने भी एक गुठली फिल्म की है जिसमें संजय मिश्रा जी हैं। उसमें बुंदेली को आप पहली बार मतलब सीरियस टोन में भी देखेंगे, एक गंभीर समस्या को उठाया गया है। और उसके जो डायरेक्टर हैं इशरत आर खान, जो कि अनीस बज्मी साहब के एसोसिएट हैं, उसमें मुझे भी काम करने का मिला है। मैं मेन विलेन के रूप में उसमें काम कर रहा हूं। तो जल्दी से हम लोगों का, जैसे प्रवीण चंद्रा वहां पर काम कर रहे हैं, तो अभी जैसे जो भी बुंदेली सिखाने का या एज ए लैंग्वेज टीचर प्रवीण चंद्रा कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम करते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हमारा क्या बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से क्या प्लस है, इसमें जो वाकई कमर्शियल औद्योगिक रूप से बुंदेलखंड की इंडस्ट्री को जो बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं जो पूर्णकालिक हैं और कैरियर ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं। अच्छा आरिफ जी, कई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन का अपना कोर्स है, जहां से नए बच्चे फिल्म मेकिंग भी सीखते हैं, एडिटिंग भी सीखते हैं। तो क्या बुंदेलखंड फिल्म उद्योग उन्हें भी मौका देगा अपने अंतर्गत काम करने के लिए, सीखने के लिए? नहीं, मौका देगा नहीं, उनको मौका लेना होगा। ओके, हम देने वाले कुछ नहीं होते हैं, मौका लेना पड़ता है। जी जी। अगर हमने भी क्या मौका लिया है, हम अगर देखिए अगर हम बीएनए में एडमिशन हमें चाहिए था तो हमने फॉर्म भरा ना। जी जी। हमारे पिताजी तो भेजने को तैयार नहीं थे, तो माता जी ने खेती के पैसे दिए 8,000 रुपए और हम जाके वहां बीएनए में दाखिला लिए। जी तो मौका हमने लिया। होता क्या है कि हमें जाना पड़ता है। अब श्याम बेनेगल साहब हमको दिख गए। अब श्याम बेनेगल मेरे पास थोड़े चल के आएंगे, मैं उनके पास चल के गया। मैंने उनसे पूछा क्या सर आपने एनएसडी से डिप्लोमा लिया है? तो बेनेगल साहब बोले नहीं, मैंने एनएसडी वालों को मौका दिया है। तो मैंने कहा आपने सीखा कहां से? तो बोले मैं एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था। बोला ये जब मेरे हाथ में वो कैमरा आ जाएगा तो मैं सीखूंगा ना। सही बात है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर पड़त निशान। तो व्यक्ति को क्या है ना, अवसर लेने पड़ते हैं। और जब अवसर कब ले पाएगा, जब वो जिज्ञासु होगा। और जैसे आप हैं, आप में अगर आपको मैंने एक कल व्हाट्सएप किया, ठीक जी। आप में जिज्ञासा हुई कि इस पर हम बात करें। आप बोलते हैं अरे रहने दो, होते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम। तो अब आप ने मुझसे कहा नहीं आपको आना है, बातचीत करनी है। मैंने कहा बिल्कुल सहर्ष तैयार हूं, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। मैं पारसमणि अग्रवाल का नाम लेता हूं बार बार, क्योंकि पारसमणि अग्रवाल हाईटेक है। वो कोच में रहने के बाद भी उसने जैसे मेरी ई बुक निकाली। आज अगर एमेजोन में मैंने 9 किताबें अपनी प्रकाशित की हैं, उसके पीछे उस व्यक्ति का योगदान है। उसने ट्रेंड किया। ऐसा नहीं है वो मैं गुरु हूं उसका, वो भी हमारा कहीं ना कहीं गुरु है। आप भी हमारे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि हाईटेक युग चल रहा है। हम नई पीढ़ी को नकार नहीं सकते। नई पीढ़ी हमसे जो सीखना चाहेगी वो सीखेगी, लेकिन हमें भी उनसे सीखना होगा। जी, पारसमणि अग्रवाल अभी एक शायद कोच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी करवा रहे हैं। पारसमणि अभी शायद कोच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं, कोच अंतरराष्ट्रीय। ये पारसमणि अग्रवाल करवा रहे हैं अपने। आप ये देखिए ना, वो अगले में जुनून है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगले में जुनून है इसलिए वो करवा रहा है। अगले ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, पीएमओ ऑफिस से भी लेटर आया अगले के पास। अगले ने पिछली बार लोगों को जोड़ा, बहुत से लोगों ने हंसी भी उड़ाई होगी, अरे तुम क्या करोगे, फिल्म फेस्टिवल ऐसा है वैसा होता है। लेकिन जब आप अलग हट के काम करते हैं तो एक बार विरोध होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुरुजी कहते थे 3 चरण होते हैं व्यक्ति के। पहला चरण होता है हंसेगा आदमी देखो जो काम कर रहा हूं दूसरा चरण विरोध करेगा, ऐसा करेगा कि आप जाके 2 झापड़ मार दें या वो आपको 2 झापड़ मार दे। तीसरे चरण में वो आपसे पूछेगा भैया कैसे किया था। सही बात। वो आपका फॉलोअर्स हो जाएगा कि जी भैया जी। तुमने ऐसे कैसे किए। जब हम वर्कशॉप करते थे तो हमसे लोग कहते थे कितने लोग पैदा कर दिए, और आज वही लोग कहते हैं कोई काम हो तो बताइएगा। तो मुझे कभी कभी हंसी हंसी आती है कि ये कभी वो वक्त तो बदलता है ना। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, मैं मुस्कुराया, मैं लड़ा नहीं, मैं जी जी मुस्कुराया, क्योंकि हमारा वर्क था कैरियर ओरिएंटेड, हमें आगे जाना था। अभी हम हाथ पैर तोड़ के या तोड़वा के नहीं बैठना हमें। जी तो जी ये बहुत तो पारस जो काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है। जी। और वो मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए सब मास काम के भी जो विद्यार्थी होते हैं उनसे भी कहता हूँ, जैसे पारस ने भी जैसे अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया और उसके उनके ब्लॉग को अब ऐड भी मिलना शुरू हो गया। तो वो क्या है ना, सही अपनी जो जो हुनर उन्होंने सीखा है उस हुनर का वो सही सदुपयोग कर रहे हैं। जी और हर व्यक्ति को अपने हुनर का सही सदुपयोग करना चाहिए। रास्ते तो अपने आप बनते चले जाते हैं। बिल्कुल। आप जब सपने देखेंगे तो सपने को कैसे और कौन लोग दिला सकते हैं, पूरा करा सकते हैं, उसके दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। जी हम लोगों ने, मैं भी, क्योंकि मैं वही कहा ना आपको, मैं जैसे एफटीआई जाने की बड़ी इच्छा थी, पिताजी बोले नहीं भाई हम नहीं भेज पाएंगे, बहुत महंगी पढ़ाई होती है। लेकिन हम लगे रहे, हाथ पैर मारते रहे ऐसे इधर उधर उधर। और जी। एक दिन ऐसा आया और आपको बताइए, देखिए कैसा इत्तेफाक होता है, डीएनए में उसी साल योजना बनी कि इन लड़कों को एफटीआई भेजा जाए। तो जो हम उस समय जो हमने सोचा था पहुंच गए ना पुणे इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत और किस्मत इसीलिए का जो है, कॉम्बिनेशन है ये। नहीं नहीं नहीं, किस्मत के अलावा आपका वो जो आप चीज को पाना चाहते हैं ना, जी। जुनून। और तो वो आप जब उसकी तरफ दौड़ते हैं तो वो चीज भी आपके तरफ आती है। लोगों को तो लगेगा, मैं हालांकि इसे कहते नहीं हो, मैं इसकी अंधविश्वास और इस सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन मैं सोचता जरूर हूं कि यार ये होना चाहिए जी और करने की कोशिश करता हूं। और कभी कभी हो सकता है कि वो कोशिश कामयाब भी हो जाती है। हम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में उस समय जब एमपी में थी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, तो हम पिताजी से बोले कि हम वहां जाके पढ़ेंगे, जी। लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। और पिछले साल नहीं, उससे 1 साल पहले हम वहां पढ़ाने गए। तो आप जो पाना चाहेंगे ना पाएंगे। आज पारस की आपने बात की है, पारस जैसे फिल्म के बड़े पत्रकार हैं मुर्तुजा अली, उनसे भी जुड़ा हुआ है। दीपक दुआ जी हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिभागिता करने वो आते रहे तो वहां उन्होंने संपर्क बना लिया, क्योंकि पत्रकारिता के व्यक्ति थे, जो भी पत्रकार आए वरिष्ठ उनसे उन्होंने संपर्क बनाया। मेरे एक मित्र थे। हाँ, अब बताना पड़ेगा ना चल के हाँ कि मैं ये हूँ। मुर्तजा अली को, साहब मैं मास कॉम का विद्यार्थी हूँ, जी आपका मैं शागिर्द बनना चाहता हूँ। बहुत से लोग क्या होते हैं, चुप रह जाते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र कोहली जी, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने किताब पढ़ी उनकी अभ्युदय, मैं आपको बताऊं, अभ्युदय जब किताब पढ़ी तो उसमें उनका पता था। तो मैंने उस पर चिट्ठी लिख दी कि मुझे कहानी लेखन सीखना है। तो उन्होंने नरेंद्र कोहली जी ने उत्तर दिया कि तुम कहानी लेखन क्यों सीखना चाहते हो, इस पर आलेख लिखो। अब जब मैंने आलेख लिख के उनको भेजा तो उसमें बहुत गलतियां थी। आदरणीय, मतलब बहुत बड़ा आ की मात्रा, कहीं कुछ की मात्रा इतनी, मतलब इतनी मतलब हिंदी, कभी मैं वो पत्र आप आएंगे दिखाऊंगा,
तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे विचार है इससे तो लगता तुम पॉलिटिशियन बन जाओ, लेखक क्यों बनना चाहते हो? तो वो बोले ये मैं तुम्हें टालने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये भी लेखन का हिस्सा है। अब ये देखा लोगों ने कि नरेंद्र कोहली से इनका पत्र व्यवहार हो रहा है, जो उनका साहित्य पढ़ा करते थे, जिन्होंने मुझे साहित्य पढ़ाया था, बोले यार तुम नरेंद्र कोहली जी से तुम्हें शागिर्द बना लिया उन्होंने, और हम कह नहीं पाए। अरे हमने कहा भाई, जैसे अशोक चक्रधर जी हैं, कविता जैसे मुझे भी लिखने का शौक था, उनको मैंने चिट्ठी लिख दी। तो अशोक जी ने, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रेरणा इस पर सूत्र वाक्य है जो प्रेरित करते हैं। अशोक जी ने चिट्ठी में बहुत अच्छी बात लिखी, फूल को कैद किया जा सकता है मगर उसकी खुशबू को नहीं। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना अनिवार्य हो गया है जी। आप निरंतर लगे रहें, उज्जवल भविष्य की कामना। अब आप देखिए अशोक चक्रधर जी की ये पंक्तियां कि अगर आप में टैलेंट होगा, आप में अगर प्रतिभा होगी, दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती, चाहे कोई कितना अड़ंगा लगा ले। फूल हैं आप, खुशबू मारेंगे, कोई रोक के बता दे? वो तो सुगंध है, महकेगी। बिल्कुल आरिफ जी, मैं खुद हम अच्छा, उसी बात को मैंने अशोक चक्रधर जी के भाई हैं अरविंद बब्बल जी, अरविंद बब्बल जी ही यहाँ मैं घर घर सीरियल, खेली सीरियल का शूटिंग किए, कहा ओरछा में। बाद में मैंने उन्हें असिस्ट किया। फिर मैं महाकुंभ सीरियल में एज ए एक्टर काम किया। अशोक चक्रधर जी से मेरी मुलाकात वहां हुई, बॉम्बे में। वहां मैंने उनको बताया कि सर मैं आपको पत्र लिखता था। फिर उसके बाद वो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आए। मैंने कहा सर जो आपने पत्र में बोला था वो कृपया मेरे वीडियो में भी बोल दीजिए। तो आप तो प्रेरणा जो है कहां से कैसे मिल जाएगी, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो सूत्रवाक्य मान ले, बिल्कुल बेनेगल साहब की बात मेरे लिए सूत्रवाक्य थी, अशोक चक्रधर जी की बात मेरे लिए सूत्रवाक्य थी। एक बहुत अच्छे गजेंद्र मलिक मिले थे, बोले बेटा यहाँ पर एक ऑडिशन हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा जी। वो ऑडिशन हुआ, उसमें 100 रुपए फीस रखी गई। मेरे पास 100 रुपए थे नहीं, तो मेरा ऑडिशन लिया नहीं। झांसी में यहाँ एक होटल है, वहां पर मेरा ऑडिशन उन्होंने नहीं लिया। अब वो ऑडिशन जब उन्होंने नहीं लिया तो मैं बड़ा क्रोधित स्वभाव का रहा हूँ, गुस्साता भी था और लड़ाकू स्वभाव रहा है मेरा थोड़ा। तो मैं शाम को गुस्से से जो डायरेक्टर ऑडिशन ले रहे थे उनको ढूंढ रहा था। अचानक गजेंद्र मलिक, क्योंकि बीच में निकले थे, मैं पहचान चुका था, वो टहलते हुए चले आ रहे थे। मैंने कहा साहब 100 रुपए की चादर नहीं दी, इसलिए मैं ऑडिशन नहीं दे पाया। तो वो बोले अरे क्या पैसे लिए गए हैं? मैंने कहा हाँ लिए गए हैं पैसे। तो उन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात बोली, बेटा इस लाइन में पैसा लेने की सोचना, देने की नहीं। जो लोग फिल्म बनाते हैं वो चिंदी चोरी नहीं करते, अपने जेब में पैसे रखते हैं। सही बात। तो ये प्रेरणा इस पर, हालांकि अभी और आपको ये जानकर और ये भी बता दूं कि वही सज्जन जिन्होंने 100 रुपए नहीं मेरा ऑडिशन नहीं लिया था, बाद में उनके लिए मैंने बहुत काम किया। उनको राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनना था। जब मेरे पास लेटर आया कि इसमें साइन कर दीजिए, तो मैंने देखे दुराभाव नहीं रखा। अरे इसने तो मुझे 100 रुपए नहीं, मेरे से 100 रुपए मांगे थे और ऑडिशन लिया था, मैं क्यों साइन करूं? मैंने उसमें भी साइन कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, हटाओ। तो आदमी क्या है, लगन, आग होगी आदमी बढ़ेगा। कोई व्यक्ति किसी को बढ़ा नहीं सकता। मेरा मानना है अगर आग है अंदर उसे बढ़ने की, तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात आरिफ जी। और हमारा वर्कशॉप का यही मकसद है, हम आग पैदा करते हैं, हम लोगों को जो है जगाने का काम मिलता रहता हूँ, तो मुझे तो काफी प्रेरणा आपसे मिलती ही रहती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद हमारे दर्शक भी बहुत प्रेरित होंगे आपकी इन बातों से कि किस प्रकार आपके अंदर जुनून अगर होगा तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे आरिफ जी ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम कब आरिफ शेडोली को दोबारा बड़े पर्दे पर कब देखेंगे? अगला
क्या क्या कार्य भी आप कर रहे हैं, कौन सी फिल्में, कौन सीरियल्स, कहाँ कहाँ आप कार्य कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं आपको बताया कि अभी मैंने जो दिसंबर के महीने में फिल्म की है गुठली, जो बहुत ही अच्छी फिल्म है और समस्या परक है, वो बड़े पर्दे की फिल्म है। उसके अलावा एक सीरियल है अभी जो डीडीएमपी में प्रसारित होता था, आहुति। तो अब वो आहुति 2 के नाम से प्रसारित होगा। ओके। और बाकी बातें बहुत सी चल रही हैं, और क्योंकि हम क्रिया कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया होगी ही। बिल्कुल। और निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि लोगों के संपर्क में बना रहूं, और निरंतरता हमारी बनी हुई है लोगों के साथ, और संपर्क सूत्र स्थापित करते रहते हैं। और नया प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हमारी लाइन में तो क्या है, हर चीज दिख जाती है जी। अगर सीरियल में आदमी आ रहा है तो दिखाई देगा, और ये भी माना जाता है जो नहीं दिख रहा है वो मृत हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा ये भी मानना है कि मृत्यु क्या है, न व्यक्ति का ना होना, व्यक्ति का ना दिखना। अगर एक्टर टेलीविजन में नहीं दिख रहा है या किसी माध्यम में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो अब है नहीं, उसके अंदर का वो आग खत्म हो गई है, वो राख हो चुका है। ये आरिफ इसलिए जी, जैसे कोई नया आपको, प्रोजेक्ट आपके आएगा अपने लिए आप और दिखाई देगा। आपके लिए और आपके फिल्म उद्योग के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये हम ऐसी हमारी बातचीत और भी होती रहेंगी, और एक बार पूरी चीजें नॉर्मल हो जाए तो हम मिलकर व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये आरिफ साइडोली का फिल्म उद्योग नहीं है, ये हम सबका फिल्म उद्योग है, हमारा मैं कह नहीं रहा है। हूँ कि आप, इसीलिए हाँ ये मतलब कोई जिसका रजिस्टर्ड नहीं आप है, हिस्सा हैं, ना जिसका कहीं आप, से वो मान्यता प्राप्त है। ये जो है सबका है, मतलब सबने बनाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ शेडोली।